Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 21. Today's topic is value at risk. Students, आज आपसे मैं एक केस स्टडी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है वैल्यू एट रिस्क एंड दिस इज दी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक केस स्टडी है. बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में हम वार का बहुत जिक्र करते हैं. आप कोई भी किताब उठा के देख लें फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की, आपको वार का चैप्टर उसमें जरूर मिलेगा. हम इसको एब्रीविएट करते हैं वार, दैट इज वैल्यू. वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू, ए स्टैंड्स फॉर एट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्क. थ्रू आउट दिस लेक्चर आई विल यूज दिस एब्रीविएशन वार, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अगर मैं वार कहूं तो उसका मतलब है वैल्यू एट रिस्क. वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू, A stands for at and R stands for risk. So value at risk. Today's topic is value at risk. क्या चीज है, क्यों important है, what kind of risks are there and how we can use this VAR to estimate risk. So hedging करना या ना करना बहुत बाद में आएगा, लेकिन पहले हम ये देखना चाहेंगे कि रिस्क का लेवल क्या है और रिस्क को हमने मेजर किस तरह करना है. This is the most recent technique being used by many big multinational corporations. So let's begin with the outline of this lecture is, first of all I will give you the introduction. Introduce कराऊंगी आपको मैं कैसे ये start हुआ, किसने start किया. Then what is value at risk, I will define it to you. Then we will be studying different methods of calculating VAR. हम different methods जो हैं वो VAR को calculate करने के वो सीखेंगे. Then about some criticism of VAR. VAR की critique को हम देखेंगे कि VAR के ऊपर क्या criticism है. Then a worst case scenario analysis and a VAR exercise. So let's begin. Introduction. Risk management attempts to provide financial predictability of a company. जो risk management है, risk management से मतलब ये है कि every firm is exposed to a variety of risks, जिसके अंदर बहुत सारे market risk, interest rate risk, inflation risk, credit risk, business risk, operational risk, event risk, tax risk, basis risk and so on and so forth. इतने ढेर रिस्क हैं और रिस्क मैनेजमेंट की जो फील्ड है that attempts to provide financial predictability for a company. रिस्क मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करती है? that provides the financial predictability for a company. Every day firm faces financial risk. बहुत सारी जो हर रोज जो फर्म्स हैं वो they are facing financial risk. Interest and exchange rate risk, volatility, default on loans and changes in the credit rating are some examples. अच्छा, हर फर्म को, हर कंपनी को there are variety of risks जिससे वो दो चार हैं या जिसको वो फेस करती हैं, जिसमें से some हैं जैसे exchange rate volatility, especially important for those who are working across the border या जो global business कर रहे हैं. लेकिन उसके अलावा भी जो लोग globally business नहीं भी कर रहे वो लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं बाय द एक्सचेंज रेट. नो मैटर what kind of a business you are doing, you are exposed to the exchange rate risk. Similarly, default on loans, every firm has the bad debt provision. Bad debt provision का मतलब ये है कि हर फर्म जो है वो एक किसी न किसी परसेंटेज तक या किसी न किसी लेवल तक they are going to be affected by the defaults on loans. उनके ऊपर उनके लोन जरूर डिफॉल्ट होते हैं किसी न किसी हद तक. एंड चेंजेस इन द क्रेडिट रेटिंग्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. और क्रेडिट रेटिंग्स भी उसी हवाले से फर्म की चेंज होती रहती हैं. लाइक अगर फर्म अच्छे उस पर जा रही है तो क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी हैं. अगर फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक हो रही है या वर्सन हो रही है तो देन क्रेडिट रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड. तो ये सारे जो रिस्क हैं जो ये फर्म को फेस करने पड़ते हैं. These risks can be sorted into two categories. हम इन risks को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. नंबर 1 इज क्रेडिट रिस्क एंड नंबर 2 इज मार्केट रिस्क. कौन कौन से? नंबर 1 इज क्रेडिट रिस्क एंड नंबर 2 इज मार्केट रिस्क. व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? व्हाट इज क्रेडिट रिस्क?
Credit risk includes all risks associated with the credit of specific participants, such as potential default or changes in the credit ratings. पहली बात तो ये कि फर्म जो है दैट इज अनएबल टू पे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, फर्म अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सही तरीके से नहीं कर पा रही, दैट इज कॉल्ड दी क्रेडिट रिस्क. प्लस ऑल्सो उसके अंदर पोटेंशियल डिफॉल्ट और चेंजेस हैं इन दी क्रेडिट रेटिंग्स, देयर आर पोटेंशियल डिफॉल्ट्स और चेंजेस इन दी क्रेडिट रेटिंग. फर्म की जो क्रेडिट रेटिंग है दैट इज गोइंग टू बी लार्जली इफेक्टेड बाय दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी क्रेडिट रिस्क. Next type of risk is called market risk. Market risk क्या होता है? Market risk refers to the risks affecting broad sectors of the economy, such as an increase in interest rate, currency devaluation, or a decline in commodity price like aluminium or oil. अच्छा, जो credit risk है, that is basically related with the credit inability to pay off its obligations and also contingent with the credit ratings of that particular organization or firm. मार्केट रिस्क का मतलब यह है कि इट रेफर्स टू द रिस्क अफेक्टिंग ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज इंटरेस्ट रेट, आपके सिमिलरली डिक्लाइन इन द कमोडिटी प्राइसेस, करेंसी डिवैल्यूएशन, ये सारे आपके वो हैं जो कि आपके ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं. सो द फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज अ नंबर ऑफ इनोवेशंस टू कैलकुलेट एंड हेज अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ रिस्क. फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं वो डिफरेंट इनोवेशंस को यूज करेंगे in order to calculate and hedge against all these kinds of risk. ये जितने भी risks मैंने आपको बताए, आपको मैंने explain किए, इन सारे risk को calculate करने के तरीके जो हैं वो फाइनेंशियल जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ढूंढे हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट उनको डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट करते हैं और ऑल्सो दे आर लुकिंग इनटू कि हम उसको हेज किस तरह से करें. ठीक है. वन इनोवेशन दैट हैज बीन रिसीविंग इमेंस इंटेंशन इज वैल्यू एट रिस्क. इनमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट ने की है दैट इज वार और वैल्यू एट रिस्क. अब वार क्या चीज है? लेट्स डिफाइन इट. व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क? व्हाट इज वार? वैल्यू एट रिस्क इज अ probabilistic measure of ranges of values a firm's portfolio could lose due to market volatility. अच्छा, वार जो है वो इसको हम कहते हैं probabilistic measure of the range of values a firm's portfolio could lose due to market volatility. Yeah, this is the probable loss. VAR is the estimation of the probable loss या the probabilistic measure of the range of values a firm's portfolio could lose due to market volatility. जो कि मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से फर्म का जो पोर्टफोलियो है वो लूज कर सकता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वार. एक्सप्लेन करूं दोबारा. वार इज द probabilistic measure of the range of values a firm's portfolio could lose due to the market volatility. मार्केट volatility की वजह से जो फर्म लूज कर सकती है उसका जो probabilistic measure है दैट इज कॉल्ड वार. इज दैट क्लियर? मार्केट volatility की वजह से फर्म जो लूज कर सकती है रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू नहीं, द रेंज ऑफ वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to लेट्स से 10, ये आपकी एक रेंज ऑफ वैल्यूज बता देगी आपको. सो दिस इज द प्रोबेबल लॉस. ये हो सकता है, ये लॉस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द वार. दिस वोलेटिलिटी इंक्लूड्स इफेक्ट्स फ्रॉम चेंजेस in the interest rates, exchange rates, commodity prices and other general market risk. ये volatility जो है it includes changes, effects from changes in the interest rates, exchange rates, commodity prices and other general market risk. अच्छा, ये volatility क्या है? मार्केट वॉलेटिलिटी से क्या मतलब है? मार्केट वॉलेटिलिटी से मतलब है कि ये जितनी भी चेंजेस हैं, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, कमोडिटी प्राइसेस एंड अदर जनरल मार्केट रिस्क. सो इन सिंपल वर्ड्स, वार इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबल लॉस. सो द वार इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबल लॉस. अच्छा जी, a typical reporting of war would be the following statement that there is a 5% chance that bank will lose more than 5 million over the next trading week. There is a 5% chance that is bank is going to lose 5 million over the next week. This is the war statement. So the war could be the following statement: there is a 5% chance that the bank will lose more than 5 million over the next trading week. Thus, VAR is simply a statement of probable loss. JP Morgan chairman
Dennis Weatherstone demanded a simple report at the end of each day and how the firm's position could change due to the market risk. Morgan analysts came up with VAR as its measure and incorporated it has what become known as the 415 report. The report was given to the Weatherstone Daily at that time to summarize the daily market events. The Washington-based group of 30 in a 1993 study headed by Weatherstone Derivative Practices and Principles. ये किताब का नाम है Recommended using VAR as a means of identifying a firm's overall market risk. VAR को use किया गया to identify the firm's overall market risk. Since then, VAR has skyrocketed in popularity and there are few financial institutions who do not envisage making it part of their day-to-day reporting. In fact, the EMU now requires all banks doing business in Europe to report their VARs on a regular basis. तो उसके बाद से इसकी popularity में बहुत इजाफा हुआ. That skyrocketed the popularity 1993 में पहली दफ़ा यूज़ हुआ और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ और अब रिक्वायरमेंट है कि सारे यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन ने इसको ये एक आप समझ लें कि ये एक पाबंदी बना दी है या ये एक शर्त रख दी है या ये एक कंडीशन रख दी है कि ऑल द बैंक्स दे आर गोइंग टू ऑल द बिजनेसेस दे आर गोइंग टू रिपोर्ट देयर वार्स ऑन रेगुलर बेसिस. हर कोई अपना वार जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर शो भी करेगा और रिपोर्ट करेगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको एक स्टेटमेंट वार जो है वो आपको प्रोबेबल लॉस बताता है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस या वो पर्टिकुलर फर्म कितने लॉस में जा सकती है. दैट इज व्हाट द वार इज. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम श्योर दिस इज वेरी मच क्लियर. नाउ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वार. VAR can be calculated in many different ways. As a result, firms using different calculating methods can arrive at different value at risk numbers for the same portfolio. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये स्टूडेंट्स के VAR जो है वो बहुत डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट होता है. VAR जो है वो बहुत डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट होता है और क्योंकि हर तरीका डिफरेंट है इसलिए जो उसकी वैल्यूज हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं. So as a result, उसका रिजल्ट क्या होता है कि firms using different calculating methods can arrive at different VAR numbers for the same portfolio. एक ही portfolio की क्योंकि calculations आपकी अलग अलग हैं इसलिए you may come across with different results. There are advantages and disadvantages in each method of calculating VAR and no one way is the best. हर मेथड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एंड देयर इज नो वन बेस्ट वे जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट वे है. हर मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. फर्म जो है वो खुद डिसाइड करती है कि विच वार मेथड इज मोर रिलायबल टू इम्प्लीमेंट. समझ आ रहा है? वार क्या है? वार जो है वो एक मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क द प्रोबेबल लॉस. उस लॉस को कैलकुलेट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं और उन बहुत सारे डिफरेंट तरीकों में एक जो है हर एक के अपने अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं. अब उनमें से कोई भी बेस्ट नहीं है. ईच वन हैव इट्स ओन कॉस्ट एंड बेनिफिट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उनमें से बेस्ट कौन सा है? इट ऑल डिपेंड्स कि फर्म उसमें से क्या चूज करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग पर्पस. सो व्हेन डिस्क्राइबिंग वार इट इज इंपॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट. तो जब भी हम वार को डिस्क्राइब करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड दैट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन कि उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है और उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस रिजल्ट की. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. हम कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं जो सिंपलर मेथड्स हैं एंड वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स मोर यू कैन से द कॉम्प्लिकेटेड वंस. लेकिन हमने देखना है उसमें से यह है कि जिसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बेहतर है या जिसका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन बेहतर है वो बेहतर तरीका होगा. Regardless of the method of computation, VAR is a comprehensive measurement for the entire firm. अच्छा, whatever the computation method you are going to choose, VAR जो है that is a comprehensive measurement of an entire firm. VAR जो है वो एक comprehensive measurement है for the entire firm. So it gives the comprehensive measurement of an entire firm. What follows is a summary of the three methods of calculating VAR: correlation, historical simulation and Monte Carlo simulation.
In this case, we will discuss three methods of calculating VAR: calculations, correlations, historical simulation and Monte Carlo simulations. इस केस में ये जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है अबाउट वार, वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वार. हम थ्री डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे फॉर कैलकुलेटिंग वार. नंबर वन इज कोरिलेशन, नंबर टू इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन एंड नंबर थ्री इज मॉन्टे कार्लो simulation. अच्छा जी, each method of calculating VAR is based on parameters derived from the historical price data over some past period of the assets in the portfolio. The portfolio can be as short as 100 days. The period can be as short as 100 days or as long as many years. The length of the period influences the model calculations. Therefore, period is a consideration to make when estimating VAR. So, for example, a long period of historical data includes any large shocks to the economy in the model for a long time. Likewise, if the period of measurement is very short, the model forgets larger shocks relatively quickly. Therefore, it is yet another consideration to make when estimating VAR. Students, ये जो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल पढ़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ. The period is the consideration to make when estimating VAR. The period can be as short as 100 days or as long as many years. The length of the period influences the model calculations. जो length है period की, that influences the model calculation. For example, I am writing down it for you. For example, short और हम long period की बात करें. A long period of historical data includes any large shocks to the economy in the model for a long time. Likewise, if the period of measurement is very short, the model forgets large shocks relatively quickly. अच्छा जी स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डाटा इंक्लूड्स लार्ज शॉक्स टू द इकोनॉमी इन द मॉडल फॉर अ लॉन्ग टाइम. लार्ज अगर हिस्टोरिकल डाटा ले लें, लेट्स से अगर हम ये देखें कि स्टॉक प्राइसेस का अगर हमारे पास डाटा है और अगर हम उसको 1960 से ले लें, अपने स्टॉक प्राइसेस की बात कर रही हूँ, कराची स्टॉक एक्सचेंज से डाटा लें, 60 से ले लें आज के दिन तक, दैट इज 2013 तक का डाटा ले लें. अब इतने सालों का डाटा में जो उसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉक्स हैं टू द इकोनॉमी इन द मॉडल, वो लॉन्ग टाइम के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, लेकिन अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है, पीरियड ऑफ द मेजरमेंट इज वेरी शॉर्ट, द मॉडल फॉरगेट्स लार्ज शॉक्स रिलेटिवली क्विकली. जाहिर अगर आपने शॉर्ट टाइम पीरियड ले लिया तो जो लॉन्ग टर्म शॉक्स हैं या जो उनके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उसको उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. लेट से अगर हम 2008 से 13 का डाटा लेते हैं तो इसमें जो मेजर जो लॉन्ग टर्म जो आपके लॉन्ग टर्म जो लार्ज शॉक्स थे जो पुराने हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर इसको वो कैप्चर नहीं कर पाएगा जो शॉर्ट टर्म वाले में है. इसलिए जो टाइम पीरियड है इट इज अ कंसिडरेशन टू मेक व्हेन एस्टिमेटिंग वार. इसलिए जब हम वार को एस्टिमेट करें तो
पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियड कंसिडरेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर VAR estimation. Each method values the portfolio in the next period. To calculate VAR, risk managers compare the value of the portfolio in the future with the value of the portfolio today. अच्छा, अब हमने करना ये होता है कि VAR में कि रिस्क मैनेजर जो हैं वो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर को कंपेयर करने जाएंगे विद द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विद टुडे. जैसे स्टूडेंट्स ये टाइम लाइन है, यू आर क्वाइट अवेयर, आप सब फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है ये टाइम लाइन है. लेट्स से दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. लेट्स से दिस इज ईयर्स और ये आपकी वैल्यू है ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर द ईयर्स. आपने करना ये है, द रिस्क मैनेजर ने, टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर विद द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो टुडे. जो आपकी वैल्यू है पोर्टफोलियो की यहाँ पे कितनी है और आज उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, दैट यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज टुडे, आज के दिन, दैट इज द करंट टाइम. करंट टाइम के ऊपर या स्पॉट के ऊपर आप इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. फ्यूचर की जो वैल्यू है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर. फ्यूचर की वैल्यू को कंपेयर कैसे करेंगे? अगर फ्यूचर में कोई वैल्यू है, लेट्स से कोई भी वैल्यू है, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज को V1 और V2 को आपस में कंपेयर कर लेंगे. इसकी आप PV निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज, आपस में उनका कंपैरिजन आप कर लेंगे. अच्छा जी, ईच ऑफ द 3 मेथड्स एस्टिमेट अ वैल्यू ऑफ द फॉर द पोर्टफोलियो फॉर टुमारो. इन तीनों में से जो हर मेथड है, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर टुमारो. अच्छा जी, बिफोर एनी फ्यूचर वैल्यूएशंस कैन अकर, it is critical to establish a current value for the portfolio which can be compared to the range of the possible future outcomes. Each of the 3 methods estimate a value of the portfolio tomorrow. The difference between the future value and the present value is the basis of the VAR. जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स बता रही हूँ ना कि ये जो फ्यूचर वैल्यू है इसको आप प्रेजेंट वैल्यू बना लें. इन दोनों के दरमियान में, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली व्हाट मेक्स द बेसिस. So the difference between the future value and the present value is the basis for VAR, because VAR is actually some value in the distribution of the possible change. It is the tail value of the loss level, where the tail is defined as the cutoff at some confidence level, say as 95%. तो VAR जो है, it is actually some value in the distribution of the possible changes. VAR क्या चीज है? It is actually some value in the distribution of the possible changes, and it is the tail value. It is the tail value of some loss level. ये tail value है of some loss level, where the tail is defined as the cutoff at some confidence level, say 95%. So it is the tail value of some loss level, जहाँ पे tail is defined, tail को आप define कर लें as a cutoff point, और cutoff point क्या है? At some confidence level, say 95% confidence interval. Computing the VAR requires generating the distribution of the outcomes of the risk portfolio out to some period in the future. अच्छा, अब होता है इसमें यह कि हम computing of the VAR, it requires generating the distribution of the outcomes of the risk portfolio out to some period in the future. हम उसकी distribution outcomes की हम distributions बना लेंगे, outcomes की distributions बना लेंगे to some period in the future, to some period, जो भी period है, let's say 1 साल का time period है या 1 month का है, 3 months का है, जो भी है आपके पास. The parsimonious way to do is this: to first obtain the distribution of the possible outcomes for the underlying risk factor for the assets in the portfolio. अब यह कि आप उसके possible outcomes की आप distributions बना लें. Risk factors are the primary sources of risk such as exchange rates and interest rates. और ये आपने ज़हन में रखने हैं कि जो distribution है of outcome is simply the set of all the possible future outcomes along with the attendant probabilities of those outcomes. Students, आपको याद होगा कि हम hedging की एक example कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि इतने % probability है कि इतना वो होगा, इतनी value होगी और इतने % probability है कि इतनी value होगी. आपने उसी तरह की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनानी है कि हर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने % लॉस होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने % लॉस होगा.
Once the distribution of risk factors is obtained, it is easy to obtain the distribution of asset values since they are computed from the range of risk factors. और ये आपने किस बेसिस के ऊपर आपने ये बनाई है डिस्ट्रीब्यूशन? दैट इज बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई है, ये जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये आपने रेंज फैक्टर्स के ऊपर बनाई है. एंड व्हाट आर द रेंज फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स आर एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, एटसेट्रा, जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्यूटेशन. So once the distribution of risk factor is obtained, it is easy to obtain the distribution of the asset values since they are computed from the range of the risk factor. For example, given a range of outcomes of the interest rate, it is possible to compute the ranges of the values of a zero coupon bond. Finally, aggregating the asset distributions using the weights to each asset in the portfolio delivers the portfolio distribution. So, for example, given a range of outcomes of interest rate, it is possible to compute the range of values of a zero coupon bond. Finally, aggregating the asset distribution using the weights of each asset in the portfolio delivers the portfolio distribution. क्योंकि हमने उसकी जो बेसिस है वो हमने इंटरेस्ट रेट बनाई हुई है ना, तो उससे हमारे लिए ये बहुत आसान है टू कंप्यूट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट के रेंज ऑफ आउटकम्स पहले से ही डिराइव किए हुए. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू द मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, correlation method. What is correlation method? This method attempts to calculate the variance of the entire portfolio based on the variances of each asset in the portfolio and relationship between risk factors. इस मेथड में हम क्या करते हैं? It attempts to calculate the variance of each of the entire portfolio based on the variances of each asset in the portfolio and the relationship between risk factors. सबसे पहले मैं आपको ये इनको स्टेप्स में लिख लेते हैं. टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ ईच पोर्टफोलियो, based on variances of each asset पहले वेरिएंस ऑफ एंटायर पोर्टफोलियो, फिर वेरिएंसेस ऑफ ईच एसेट इन दी पोर्टफोलियो. हर एसेट का आपस में क्या वेरिएंस है? and the relationship between risk factors. तो तीन चीजें हैं कोरिलेशन मेथड में. किस तरह से होता है? इट अटेम्प्ट्स टू कैलकुलेट वेरिएंसेस ऑफ द ओवरऑल द एंटायर पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो की वेरिएंस कैलकुलेट करना. देन it is based on the variance of the each asset in the portfolio, variances of each asset, जो assets portfolio के अंदर हैं उनकी variances क्या हैं, and also the relationship between the risk factors. risk factors का आपस में क्या ताल्लुक है, that is also going to be calculated. To use this method to value VAR, a risk manager must perform the following steps. अच्छा, अब आपको बताएंगे कि इसके अंदर steps क्या हैं. Number 1 is use the historical data to calculate the mean, variance and correlations for each asset. अच्छा, सबसे पहले कि हर एसेट का मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल डाटा. अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले तो ये होता था कि ये सारा काम मैनुअल होता था, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स और सर्टेन सॉफ्टवेयर्स यू कैन इमीडिएटली कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड कोरिलेशन ऑफ ईच एसेट. Assume each asset in the portfolio has a normally distributed return with its own mean and variance. और आपने साथ ही ये assume किया कि हर पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है that is normally distributed return with its own mean and variance. Is that clear? Portfolio has a normally distributed return with its own mean and variance. और normal distribution ऐसी होती है bell shaped
ये आपका मीन है। अच्छा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी भी होती है, क्या डिफरेंस है थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी। एक ऐसी भी हो सकती है, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी मीन वैल्यू। इसको देखें, इसमें से ज्यादा रिस्की कौन सा? जिसका स्प्रेड मीन के इर्द गिर्द ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है। वाई? वो इसलिए ज्यादा रिस्की है क्योंकि इसका मीन के इर्द गिर्द स्प्रेड ज्यादा है, डेविएशन फ्रॉम द मीन ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा रिस्की है। इसका डेविएशन फ्रॉम द मीन कम है, इसलिए कम रिस्की है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। देन नेक्स्ट स्टेप इज weight the asset in the portfolio with fractions, so the weights add up to 1. For a single asset portfolio the weight is 1. For a two asset portfolio the weight can be any two numbers that add to 1, that is 0.3 into 0.7, 0.4 into 0.59, 1.5 minus 0.5, so on and so forth. अच्छा, सिंगल पोर्टफोलियो के लिए तो वेट हो गया आपका, होल सम ले लिया 1। अगर एक से ज्यादा के आपके पास एसेट्स हैं पोर्टफोलियो में तो फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें डिवीजन में देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। 50-50 भी हो सकता है, 30-40 की रेशो हो सकती है, आपके सामने कुछ लिखे हैं 40 और क्या कहते हैं 40-60 की हो सकती है, 80-20 की हो सकती है, 90-10 की हो सकती है, और इवन 1.5 और -0.5 की भी हो सकती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस या वेट्स ऑफ एसेट्स इन अ पोर्टफोलियो, दे मे वेरी। एक मतलब उसके जो कॉम्बिनेशन है फर्क हो सकते हैं। एग्जांपल दे दूं, ये देखिए ना, पोर्टफोलियो इस तरह हो सकता है 50-50, 50% एसेट ए, 50% एसेट बी। इस तरह 70% एसेट ए, 30% एसेट बी। सिमिलरली 80% एसेट ए and 20% एसिड बी। सिमिलरली 10-90 हो सकता है, मतलब ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, so on and so forth. So the weight the asset in the portfolio with fractions so that weight add up to 1, यानी टोटल वेट जो है that must be equal to 1। टोटल वेट 1 के बराबर होना चाहिए। 0.5 plus 0.5 is equal to 1, 0.70 plus 0.30 is equal to 1, 0.90 plus 0.1 is equal to 1, 0.80 plus 0.20 is equal to 1. The expected return of the portfolio is the weight of each asset multiplied by the return on each asset. अच्छा, अब expected return क्या होता है? ये स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से वो हैं आपके फार्मूलाज हैं जो आपने स्टैट्स की किताबों में और फाइनेंस की किताबों में बहुत दफा डिफरेंट तरीके से पढ़े होंगे, और ये बहुत कॉमन या आप ये समझ लें बहुत ट्रेडिशनल मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स एंड द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, जो हम डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप उनको वेट कर लें। पहले स्टेप में हमने ये किया था कि हमने हिस्टोरिकल डाटा ले लिया टू कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड कोरिलेशन ऑफ ईच एसेट, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारे एसेट्स की पोर्टफोलियो है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स है विद देयर ओन मीन एंड वेरिएंसेस। नंबर 2 स्टेप्स में हमने ये किया कि वेट द एसेट इन द पोर्टफोलियो, और टोटल जो वेट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब उस 1 में आपकी जो परसेंटेजेस हैं या जो आपके वेट्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इक्वली और समटाइम्स इवन अनइक्वली, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाई। The expected return of the portfolio is the weight of each asset multiplied by the return on each asset. अच्छा, therefore if the portfolio weight of the first asset is W, then the weight of the second asset will be 1 minus W. The expected return on the portfolio will be WR1 plus 1 minus WR2. Here R stands for the return on the asset. Students, let me give you here an example. Suppose that हमारे पास दो assets हैं, asset 1 and we have asset 2. Asset 1 का जो वेट है W that is equal to 80%, और asset B का जो वेट है that is 20%. जो रिटर्न्स हैं इनके ऊपर वो है हमारे पास let's say 5% and R2 is equal to
15%। हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर लें। सो रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू WR1 प्लस 1 माइनस WR2। हमें वैसे W2 डायरेक्ट भी गिवन है, W1 और W2 डायरेक्ट गिवन है, लेकिन अगर हमें W2 गिवन ना हो तो हम W1 की मदद से उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। W1 अगर हमें गिवन है, W1 तो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें W2 भी गिवन है, लेकिन अगर W2 गिवन ना हो तो आप उसको 1 में से लेस करें तो यू विल गेट द सेम। सो W1 इज इक्वल टू 80% मल्टीप्लाइड बाय R1 5, सारी वैल्यूज परसेंटेज में तो हम परसेंटेज में लिख लेते हैं, प्लस 1 माइनस W1, या इसको आप कर लें 100 माइनस 80, 20 हो जाएगा ना, 100 कर लें क्योंकि आप परसेंटेज में लिख रहे हैं तो इसलिए हमने 100 कर दिया, और R2 है हमारा 15, ठीक है। इसको सॉल्व करें। सो 80 इंटू 5 400 प्लस 100 माइनस 80 20 इंटू 15 300. So the return of a portfolio is 700% with the given combination. Got it? Is that clear? The expected return is the weightage multiplied by the return of each asset in the portfolio. अब ये यहाँ पे दो एसेट्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 जितने भी, you may have asset A, B and C and so on, और उसकी रिटर्न्स भी आपको गिवन है। You can equally do with this as like this. Okay. Next is, यहाँ देखें, the formula for the portfolio variance depends on the number of assets in the portfolio. With the two assets, the variance is the sum of the squared weights of each asset multiplied by the variances of each asset twice the product of each weight and their covariances. अच्छा, यहाँ पे एक जो एडिशनल चीज आ रही है स्टूडेंट्स, वो है आपकी कोवेरियंस। कोवेरियंस से मतलब ये है कि दोनों एसेट्स के आपस में कोवेरियंस क्या है या को मूवमेंट्स क्या हैं, आपके रिटर्न्स की को मूवमेंट्स क्या हैं। कोवेरियंस एक्सप्लेन्स दी रिटर्न्स की को मूवमेंट्स कैसी हैं, क्या वो को मूवमेंट्स पॉजिटिव हैं, क्या वो को मूवमेंट्स नेगेटिव है। तो ये जो फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, दैट इज W2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर 1 माइनस W स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2W 1 माइनस W एंड sigma 1 2, that is the correlation between first asset and the second asset. ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। where W's represent the weights, sigmas represent the standard deviation variances and 1 2 जो है that is the covariances. So जब हम रिस्क निकालेंगे और the variance निकालेंगे, रिस्क को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, either with the help of standard deviation or with the help of variance. variance का स्क्वायर रूट करें तो आपके पास standard deviation आ जाएगी, तो either we are going to do it with the help of variance or with the help of standard deviation. यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो वेरिएंस का फार्मूला लिखा है आपके सामने। दिस इज द पोर्टफोलियो वेरिएंस या पोर्टफोलियो का रिस्क। व्हाट इज द पोर्टफोलियो रिस्क और द पोर्टफोलियो वेरिएंस? द फार्मूला फॉर द पोर्टफोलियो वेरिएंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एसेट्स इन द पोर्टफोलियो। कितने एसेट्स हैं उस पोर्टफोलियो में, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो एसेट्स हैं, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है दैट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स याद करा रही हूँ आज आपको मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला सुना है ना आपने, बहुत दफा इसको पढ़ा होगा, बहुत दफा याद किया होगा। 7th क्लास से ये फार्मूला शुरू हुआ और अभी तक इसने आपका साथ नहीं छोड़ा, ये आपके साथ ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, वही फार्मूला वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे जो ए बी है, ए बी इज दी कोवेरियंसेस। कोवेरियंसेस से मतलब ये है कि दो एसेट्स के रिटर्न्स का आपस में क्या को मूवमेंट है, क्या वेरिएशन है, क्या को मूवमेंट है, दैट इज दी ए बी और दी
sigma 1 2. Sigma 1 2 represents the covariance between the two assets, how the returns of these two co-vary, co-move या co-vary with each other. So स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोच रहे होंगे ये तो हो गया टू सिक्योरिटी केस, मैं आपको बता रही हूँ फार्मूला फॉर द पोर्टफोलियो वेरिएंसेस. दिस इज अ टू सिक्योरिटी केस. व्हाट इफ देयर आर मोर देन टू एसेट्स, अगर 3 एसेट्स हों या 4 एसेट्स हों तो हमारे लिए ये जो कोवेरिएंसेस हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाती हैं. एक मजे की आपको एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से हमारे पास ये 2 एसेट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनाएं, मैट्रिक्स बनाते हैं. कौन कौन से रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं? 1 1 1 2 2 1 2 2. 2 2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, 1 1 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. 1 2 और 2 1 एक ही चीज है, इसलिए अगर 2 एसेट्स होंगे तो जस्ट वन इज इम्पोर्टेंट, 1 2 इज इम्पोर्टेंट. इसका मतलब है कि सिर्फ एक जो है ना आपकी कोरिलेशन वो इम्पोर्टेंट है. इज दैट क्लियर? अगर एक से ज्यादा केसेस हैं, लेट्स से 1 2 3 हैं, तो 1 1 1 2 and 1 3. Similarly 2 1 2 2 and 2 3. 3 में आ जाए 3 1 3 2 and 3 3. ये तो हो गए कट, क्योंकि इनका कोई आपस में एक दूसरे के साथ कोई वो नहीं है. इन दोनों की जगह पे एक, इन दोनों की जगह पे भी एक, और ये जो है 3 2 और 2 3 की जगह पे भी एक. सो देयर आर 3 रिलेशनशिप्स विच आर इंपॉर्टेंट. इसी तरह 3 सिक्योरिटी केसेस के लिए 3, 4 सिक्योरिटी केसेस के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमने जो उसमें से इफेक्टिव कोरिलेशंस हैं हमने सिर्फ उसमें वो कैलकुलेट करनी है, उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी वाली हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वार व्हाइल वी वर यूजिंग द कोरिलेशन मेथड. और कोरिलेशन में हम यूज कर रहे थे फार्मूला फॉर द portfolio variances. This was the formula for the portfolio variances. आगे चलते हैं. Finally, assume the returns on the portfolio is normally distributed with the mean and variances from the earlier calculation. Plot the distribution of expected return. अच्छा, finally अब आप 4th step में ये assume करें कि return on the portfolio is normally distributed. Just to remind you कौन कौन से पहले steps थे. पहला step था कि आपने कोरिलेशन मेथड हम पढ़ने जा रहे थे और उसका हम स्टेप्स कर रहे थे. हिस्टोरिकल डाटा लिया, कैलकुलेट किया मीन, वेरिएंस एंड कोरिलेशंस ऑफ ईच एसेट. सेकंड स्टेप में हमने वेट द एसेट इन द पोर्टफोलियो और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस. देन फार्मूला फॉर द पोर्टफोलियो, पहले रिटर्न कैलकुलेट किया और अब हम उसका पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे थे. पोर्टफोलियो वेरिएंस मैंने आपको कोरिलेशंस के बारे में बताया, कोवेरिएंस के बारे में बताया कि हाउ द कोवेरिएंसेस आर इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर doing this. Then is finally assume the return on the portfolio is normally distributed with mean and variance from earlier calculations. Plot the distribution of the expected returns. The value of the portfolio at the chosen probability level is the VAR. अब जो value of the portfolio at the chosen probability level जो हमने निकाली, that is the VAR. This value can also be calculated mathematically given the mean and variance or mean and standard deviation. आप इसको ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको ये सारी वैल्यूज गिवन हो. इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 95% ऑफ द वैल्यूज लाई विद इन 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन. तो जो आपकी वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 95% of the values they lie within the 1.65 standard deviations from the mean. Therefore, for the VAR estimate to be accurate to the 95% confidence level, the VAR will lie on the distribution minus 1.65 standard deviations away from the expected return. Similarly, 99% of the values in the standard normal distribution lie within 2.33 standard deviation from the mean, so as to find the 99% confidence interval level. VAR is the value on the distribution 2.33 standard deviation on the left of the mean. तो अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 1.65, अगर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 2.33.
Here looks the above picture of the standard normal distribution marks the lines where 95% of the distribution lies to the right of the line and where 99% of the distribution lies to the right of the line. यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, ये देखें ये 95% है, ये 95% लाइन है, ये 99% वाली लाइन है, ये 99% वाली लाइन है, ये है -1, ये है -2, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रही थी -1.65, ये जो है ये वैल्यू ये एग्जैक्टली होगी इक्वल टू -1.65। देखें यहाँ से पढ़ना शुरू किया ना, ये -1 है, -2, -3, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली साइड है, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब ये -1 है, ये -2 है, तो ये दिस इज -1.65 और दूसरी 99% वाली क्या है वैल्यू, दैट इज 2.33, -2.33, जैसा कि नजर आ रहा है यहाँ पे 5 होगा कहीं, -2.33, यहाँ से रीड करना शुरू करें, -2, ये है आपका -2.33, समझ आ रहा है। सो ये आपका मीन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट एंड राइट साइड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया आपको। Now the correlation method example. Suppose this is a 2 asset portfolio. One asset has an expected return of 20 and the other has an expected return of 12%. The variance of the first asset return is 0.04 and the variance of the second asset return is 0.03. The covariance of the two asset is 0.02. The two assets are equally weighted in the portfolio, यानी उनके weights जो हैं वो हैं आपके 50-50. So expected return और आप इसका variance calculate करना चाहें तो कैसे, ये देखें, ये आपको स्टार्स की वैल्यू नजर आ रही, दीज आर दी मल्टीप्लीकेशंस, 0.5 इंटू 0.2, 0.1, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 0.12, 0.06 और इन दोनों को आप ऐड करें 0.06 प्लस 0.1, 0.06 प्लस 0.1, इट इज इक्वल टू 0.16 और होल सम में 16%. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, जहां पे दो एसेट्स हैं, हमें वेट्स भी गिवन है और हमें रिटर्न्स गिवन है, सिंपल हम वेट्स को रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट इट. नेक्स्ट इज द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी W1 R1 इंटू W2 R2 प्लस 2ab. सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपके लिए दोबारा लिखती हूँ. 0.5 ये है W1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0.04 ये वेरिएंस उसका आ गया, प्लस 0.5 दूसरे उसका W2 जिसको हम कहते हैं, यानी दूसरे पोर्टफोलियो का या दूसरे एसेट का वेट इंटू उसका वेरिएंस, दैट इज 0.03. ठीक है ना, यहां कुछ मिसिंग है. अच्छा जी, देन इज 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड कोरिलेशन उसका. इस सारे को आप करेंगे सॉल्व तो यू विल गेट दिस आंसर. आप इसको सॉल्व करें. 0.25 इंटू 0.04, दिस इज इक्वल टू 0.01. वैल्यूज को शॉर्ट करके लिख रही हूँ, प्लस 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.03, दैट इज 0.0075 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.02. दोबारा करते हैं, 0.02 इंटू 0.5 इंटू 0.5
into 2, 0.01. This is equal to 0.01 plus 0.01 plus 0.0075. This is equal to 0.0275. ठीक है ना, ये आ गया आपका, ये आ गया वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है, इसी का स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट 0.275। ये आपके पास आ गया 0.16583, ये आ गया। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का आप ले लें, अंडर रूट ले लें तो यू विल गेट this value, that is 0.1658. The 5% tail on the left is 1.5% into 0.1658, that is 0.2736. अच्छा, अगर हम इसको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी हमें पता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमने जो वैल्यू ली थी दैट इज 1.65, जैसे कि मैंने आपको ये देखें ग्राफ से भी दिखाया था, ये देखें 1.65 95% पे। तो अगर हम 1.65 को ले लें और ये हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1.65 को मल्टीप्लाई कर लें 0.1658 से, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.2736 अवे फ्रॉम द मीन। इट इज 0.2736 away from the mean. The 95% confidence level of VAR is 0.16 less 0.2736, that is equal to minus 0.1136. तो हमने वार की कैलकुलेशन किस तरह से की, 0.16 क्या चीज है, ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से जितना अवे है आप उससे उसकी नेगेटिव निकाल लें, माइनस कर लें, ये आपका है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये आपका है अवे फ्रॉम द मीन, 5% टेल ऑन द लेफ्ट अवे फ्रॉम द मीन, दिस इज दिस वैल्यू। सो 0.16 less 0.2736, it is equal to minus 0.1136. So there is a 5% chance that portfolio will lose more than 11.36. माइनस में है तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास चांस है, there is a 5% chance that the portfolio will lose more than 11.36%. So 5% चांस है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है that is going to lose more than 11.36%. Is that clear? So this is how we have calculated VAR with the help of correlation matrix. इसी तरह अगर हम इसको 1% टेल पे करें या 99% लेवल के ऊपर, बाकी सारी यहाँ तक कैलकुलेशन सेम होगी 0.1658 तक ना, उसके बाद वाली चेंज हो जाएंगी। पहले आप 1% टेल पे आप देखें 2.33 है, 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.1658, इट इज इक्वल टू 0.3863 अवे फ्रॉम द मीन। अब इसी को आप स्टैंडर्ड डेविएशन से माइनस कर दें 0.3863, ये देखें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हुई हुई है वही कैलकुलेशन जो मैं आपके लिए यहां कर रही हूं, 16 से 0.3, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.2263। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज 22.63, there is a 1% chance that the portfolio will lose more than 22.63%. देखें अब आप इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हमारी जो लॉस एस्टिमेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू अगर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ उसकी वैल्यू लें, दैट बिकम्स इक्वल टू 22.63. So the VAR estimates of return for correlation example marks the lines where 95% of the distribution lies to the right of the line and where 99% of the distribution lies to the right of the line. तो आप ये देख लें, इन दोनों वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन कीजिएगा, ये देखें
जो आपकी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ है दैट इज 11.36, जबकि आपकी जो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ है दैट इज 22.63%। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते जाएंगे हमारे पास जो लॉस की एस्टिमेशन है वो ज्यादा आती जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आई एम श्योर इट इज वेरी क्लियर। इट्स प्रीटी, ये बहुत आसान सी चीज है जो आप बहुत दफा कर चुके हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वार। ठीक है ना? अगेन दिस पिक्चर मार्क्स द लाइंस वेयर 95%, यहाँ पे मैं आपके लिए वैल्यूज लिख देती हूँ जो अभी सिर्फ जस्ट हमने कैलकुलेट करनी है की है। सो वार एस्टिमेट तो 16% आपका मीन था, ये देखें 16.1, 16.58 ये आपका मीन है। रिटर्न, ये आपकी रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 95% लाइन है और ये आपकी 99% लाइन है। ऐसी बात है ना? दिस इज प्रीटी इजी, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रहा है बहुत आसानी से। 95% के ऊपर है -11.36। ये कहां से लिया हमने? ये देखें, बैक चाहिएगा, ये है, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वार से हमने ये लिया वैल्यू, और 99% से ये है -22.63%। तो 99% के ऊपर जो हमने लिया दैट इज -22.63, 95% के ऊपर हमने लिया दैट इज -11.63। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी extrapolated to any number of assets in the portfolio, but the formula have to incorporate more variables. This method is conceptually simple and easy to apply, and it only requires the mean return and covariance matrix of asset return. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कोरिलेशन का जो मेथड है जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसका जो बेनिफिट है वो ये है, आप ये कह लें कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि इट इज रिलेटिवली सिंपल। सिंपल से मतलब ये है कि हमें इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस की, हमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड किस्म के वेरिएबल्स नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड टू हैव, इट इज इजी टू अप्लाई, इट इज सिंपल एंड इट इज इजी टू अप्लाई। और आप ये देख लें कि हमने 95% और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कितने आराम से ये कह दिया कि, कितनी आसानी से ये कह दिया कि वार एस्टिमेट की वैल्यू ये आएगी। लाइक अंडर दिस मेथड वी कैन इजीली से कि हमारे पास सिर्फ अगर मीन, वेरिएंस और कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ एसेट रिटर्न्स हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी वार। लेकिन अगर हमारे पास इससे ज्यादा लाइक हो वेरिएबल्स हो, या अगर हमें मजीद अपनी जो वैल्यूज हैं वार की उसके ऊपर सेकंड थॉट चाहिए, या इफ वी जस्ट स्टिल वांट टू इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें, तो वी नीड टू एंटर इनटू सर्टेन मोर मेथड्स, जिसमें हिस्टोरिकल सिमुलेशन है, वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस एंड सो मेनी अदर्स, जिसमें हम जो मेथड्स हम which we are also going to look into in detail in the upcoming lectures। लेकिन यह कि अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही काफी है कि वार जो होती है that is the statement of the probable loss। वार को अगर हम ब्रीफ कर लें in few words in one statement, तो it is the statement of the probable loss। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन ने ये हर बिजनेस के लिए ये कंडीशन लगा दी है कि ईच वन ऑफ हैव टू रिपोर्ट देयर वार, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर लॉस, द प्रोबेबल लॉस दैट दे मे इनकर बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी। एंड व्हाट इज द मार्केट वोलेटिलिटी? उसके हमने डिफरेंट वेरिएबल्स पढ़े, दैट कैन बी द डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क्स जिससे फर्म दो चार होती है, जिसमें क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट जो वोलेटिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी लार्जली अफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ अदर मेजर्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मेथड था जो कि इजी भी है और विच इज इजी, और जिसके लिए हमें फ्यू वेरिएबल्स चाहिए टू अप्लाई। जस्ट टू रिफ्रेश और जस्ट टू कंक्लूड कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, दैट इज द वार इज द प्रोबेबिलिस्टिक मेजर ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यूज a firm's portfolio could lose due to the market volatility। मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से जो फर्म लूज कर सकती है दैट इज व्हाट इज इक्वल टू वार।
सो दी वार इज सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोबेबल लॉस। और हमने उसमें उसको हमने स्टार्ट किया कि कंप्यूट करने के लिए देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वार जो है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन कैलकुलेट वार, जिसमें से कोरिलेशन मैट्रिक्स या कोरिलेशन मेथड हमने पढ़ा, जो कि JP Morgan रिस्क मैट्रिक्स पैकेजेस uses the correlation approach to model war. Essentially, this method attempts to calculate the variance of entire portfolio based on the variance of the each portfolio. आपने देख लिया कि हर एसेट का पोर्टफोलियो, हर एसेट का वेरिएंस हमने अलग कैलकुलेट किया, देन वी कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द इंटायर पोर्टफोलियो एंड देन हमने उसको रिस्क फैक्टर्स के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने उसका डिफरेंस निकाल के हमने देखा कि कितने % चांस है दैट दिस पर्टिकुलर फर्म इज गोइंग टू लूज दिस मच ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इस मेथड में हमने दो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बात की, एक 95% कॉन्फिडेंस लेवल था और दूसरा था हमारा 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और हमने ये देखा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में 11.36% चांस था, 5% चांस था that the portfolio will lose more than 11.36, and similarly there was a 5% chance that the portfolio will lose more than 22.63% under this combination 99% level of confidence interval mein. So dear students, that was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it, and I'm sure you are pretty involved in this lecture and engrossed in this lecture, because this is very very important कि आपने वार की estimation कैसे करनी है, आपने risk की estimation calculation किस तरह से करनी है. So we will be upcoming with more methods in the next lecture, and hope you will enjoy those as well. Thank you very much for your patience, for listening to me. Take care and Allah Hafiz.